Okay, now question number 44. A closed container is fully insulated from outside. One half of it is filled with an ideal gas X separated by a plate P from the other half Y, which contains a vacuum as shown in the figure. Okay, फिगर बना देता हूं. ये आइसोलेटेड क्लोज्ड चैम्बर है, मतलब आप इसमें हीट ना तो दे सकते हो और ना ही हीट इससे बाहर निकल सकती है. पहले सिर्फ गैस इधर है, इस साइड में गैस है, ये वैक्यूम है, ये क्वेश्चन में बोला गया है. When P is removed, ये जो सेपरेशन है इसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो यानी फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, इस पूरे चैम्बर में गैस आ जाएगी. पहले आधे में थी, अब इसमें पूरे वॉल्यूम में गैस आ जाएगी. ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट. इस तरीके से आप कुछ अप्रोच करेंगे. इनिशियल स्टेट. क्लियर? अब जरा सोचो ऑप्शंस के बारे में. पहला ऑप्शन क्या है, नो वर्क इज डन बाय द गैस. क्या गैस में एक्सपेंशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, गैस में एक्सपेंशन हो रहा है. मैं ये नहीं कहूंगा कि गैस का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो भी यहां वर्क डन जीरो होगा. हमेशा वर्क वहां किया जाता है जहां कोई चीज अपोज कर रही हो. इस बात से क्या मतलब है, मैंने हर बार बोला है कि ये गैस है, ऊपर पिस्टन है. अब गैस को मैं हीट दूंगा तो गैस एक्सपेंड करेगी, तो ये पॉजिटिव वर्क करेगी, यानी सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे. गैस वर्क करेगी पिस्टन पर, जिससे कि पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा. आई बात समझ में? अब मुझे ये बताओ कि पिस्टन क्यों रुका हुआ है, क्योंकि पिस्टन पर, पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इससे मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. पिस्टन पर नीचे की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और नीचे से ऊपर की ओर गैस का प्रेशर लग रहा है. तो दोनों ओर क्या है, पिस्टन के दोनों ओर प्रेशर है. समझ में ये बात? इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में है तो दोनों ओर प्रेशर सेम है. अब मैं गैस को हीट देता हूं तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा और ये ऊपर की ओर एक्सपेंड करने लगेगा. समझ में ये बात? तो अंदर वाला प्रेशर कुछ ना कुछ रिटार्डेशन फील कर रहा है. पिस्टन को ऊपर चलाने के लिए गैस ऐसा फील कर रही है कि इसको कोई ऊपर जाने से रोक रहा है. गैस ये फील कर रही है कि पिस्टन ऊपर जाने से कोई ना कोई यहां एजेंट है जो पिस्टन के ऊपर जाने से रोक रहा है. वो एजेंट कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोज में वर्क कर रही है. और यदि कोई अपोजिंग एजेंट नहीं है, जैसे कि यहां आपने ये निकाल दिया, तो भले ही गैस में एक्सपेंशन हो रहा हो, अपोजिंग एजेंट नहीं है, तो बेटा वर्क डन बाय गैस विल बी जीरो. क्लियर? कोई वर्क नहीं होगा. तो ऑप्शन ए पढ़ते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि जीरो आएगा आंसर. क्लियर? अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं. बी, एक्स डिक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में डिक्रीज क्यों होगा भैया, बताओ क्यों होगा टेम्परेचर में डिक्रीज? क्या हम इससे सोच लेते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन. ये जीरो होगा, आइसोलेटेड चैम्बर है, मैंने इसको हीट नहीं दी, अपने आप ये एक्सपेंड हुआ है. ये मैंने देखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना है तो मैं इस पे कमेंट कर देता हूं पहले. अगर मुझे पता चल जाए कि डेल्टा यू पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ा है. अगर मैं देखता हूं कि डेल्टा यू निगेटिव है तो मैं कहूंगा टेम्परेचर घटा हुआ है, घटेगा टेम्परेचर. तो अब हम पहले ही बता चुके हैं कि डेल्टा डब्ल्यू आएगा जीरो, तो इसका मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डेल्टा यू क्या आएगा? जीरो. इसका मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. समझ में आई बात? अब नेक्स्ट सी, एक्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. क्यों भैया, गलत. डी, एक्स डबल्स इन प्रेशर. एक्स डबल्स इन प्रेशर नहीं, आधा होगा प्रेशर. प्रेशर कम हो जाएगा फाइनल स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, P1 V1 बराबर P2 V2. तो गलत है, डी भी. ए ऑप्शन है 44 का. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की. 46 में मुझे दिया गया है, फर्स्ट लॉ पे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. देखो,
1 kg of a gas does 20 kilojoule of work and receives 16 kilojoule of heat when it expands between two state. No problem. स्टेट ए से स्टेट बी जाने में, ये ए स्टेट ये बी स्टेट, क्वेश्चन नंबर 46 जाने में दी गई हीट जो है 60 किलो जूल है. उसने बोला रिसीव्स, गैस रिसीव्स, प्राप्त करती है, इसका मतलब ये गैस को दी गई हीट है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा. एंड वर्क डन बाय गैस 20 किलो जूल ऑफ वर्क गैस डज, ये लिखा हुआ है. तो यहां डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव 20 किलो जूल. समझे बच्चों? तो अब मैं फर्स्ट लॉ से ये बोल सकता हूं कि दी गई हीट डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू ए बी लिख सकता हूं, प्लस वर्क डन 20 किलो जूल. तो यहां से डेल्टा यू ए बी मेरे पास आ जाएगा -4 किलो जूल. ये मेरे पास आ चुका है. इंटरनल एनर्जी का चेंज ऐसे भी में क्या होगा, ये मेरे पास आ चुका है. अब उन्होंने कहा a second kind of expansion can be found between the same initial and final state. ये कोई दूसरा एक्सपेंशन है, ये फर्स्ट था, ये दूसरा एक्सपेंशन, सेम स्टेट के बीच. रिक्वायर्स अ हीट इनपुट. यहां सेकंड वाले केस में डेल्टा Q2 जो है वो 9 किलो जूल है. वर्क डन बाय गैस बताइए, सेकंड स्टेट में वर्क डन बाय गैस बताइए क्या आएगा, बता देते हैं. देखो यहां क्या लिखेंगे, फिर से फर्स्ट लॉ डेल्टा यू ए बी प्लस सेकंड में क्या है, फिर से ए बी, स्टेट तो वही है, तो यहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही रहेगा डेल्टा यू ए बी, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल होता है. समझे ना, स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, दूसरे केस में मुझे कैलकुलेट करना है. तो 9 किलो जूल -4 किलो जूल प्लस डेल्टा W2, तो आंसर आएगा 13 किलो जूल डेल्टा W2. ये मेरा आंसर आ गया है. समझे, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. 1 mole of an ideal gas at temperature T1 expands according to the law P by V square बराबर constant. The work done by the gas till temperature of gas becomes T2 is. बहुत अच्छे, कैसे करें इसको. ये लिखा हुआ है P इंटू वी टू दी पावर -2 बराबर एक कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 48. P वी टू दी पावर -2 बराबर कांस्टेंट. ये कौन से वाला प्रोसीजर है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट n बराबर क्या है यहां -2. समझ में आई बात. और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1 होता है. समझिए, अगर ये आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा -1 हो जाता है, यहां गामा होता है. पॉलीट्रॉपिक के लिए यहां जो भी कांस्टेंट आएगा उसको यहां रख देंगे. पॉलीट्रॉपिक में n बराबर 1 नहीं होता, मतलब हो सकता है n बराबर 1 हो सकता है. n बराबर 1 का मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होगा ना. और आइसोथर्मल के लिए फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, n बराबर 1 इस फॉर्मूले में वैलिड नहीं है. देखो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, n इज नॉट इक्वल टू 1. यदि n 1 के बराबर है तो आप इस तरीके से वर्क नहीं निकालोगे. n बराबर 1 होने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. और यदि n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी है तो वर्क डन ये आएगा. आई बात समझ में. तो यहां क्या है, n की वैल्यू -2, तो हम लिखेंगे nr, देखो P1 V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, nRT1, तो T1 माइनस T2 अपॉन -2 -1. ये आया वर्क डन. तो वर्क डन की फाइनल वैल्यू मेरे पास आएगी nRT2 माइनस T1 अपॉन 3. इस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं. n की वैल्यू, ये n कौन है, नंबर ऑफ मोल, ये n कुछ और होता है यहां नीचे, ये n है पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, और ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल. इसमें नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, तो यहां 1 आएगा. आंसर आना चाहिए मेरा RT2 माइनस T1 बाई 3, यानी बी आंसर है. क्लियर.
Now we will talk about question number 53. In this, an ideal gas is to taken reversibly from state I at state T1 to any of the other state labeled 1, 2, 3, 4, 5 on the PV diagram below. Okay, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं किस बारे में वो बात कर रहा है. ये वो चीज है, यहां से एक बार वो सीधा जाता है ऊपर, उसके बाद ऐसे, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे और फिर स्ट्रेट सीधा ऐसे. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आई, T1, T2, P, V आइसोथर्मल. मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है T2. इन 5 प्रकार से गैस में एक्सपेंशन कराया जाता है. मुझे बताना है कि रैंक द 5 प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. सबसे कम से ज्यादा की ओर ऑर्डर बताइए एंट्रोपी का. चेंज इन एंट्रोपी का क्या आएगा? एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. क्लियर? अब गैस में रैंडमनेस का मतलब क्या है? एक मतलब तो निकलता है कि उसका टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर ज्यादा होगा, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूं, समझना, वॉल्यूम कांस्टेंट है. कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर. ज्यादा टेम्परेचर पर मोशन बहुत ज्यादा रैंडम होगा तेजी के साथ, तो इसका मतलब हायर टेम्परेचर, इसका मतलब हायर एंट्रोपी. क्लियर? मैंने ये पाया हर प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है. देखो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो टेम्परेचर की वजह से जो फैक्टर रोल प्ले करेगा वो हर एक केस में सेम है. जो टेम्परेचर का फैक्टर एंट्रोपी चेंज में रोल प्ले करेगा वो हर एक केस में सेम है. तो मैं अब टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि हर एक केस में टेम्परेचर इंक्रीमेंट, टेम्परेचर चेंज सेम है. आई बात समझ में? अब दूसरा फैक्टर जो एंट्रोपी में रोल प्ले करता है वो है वॉल्यूम. ज्यादा स्पेस में अगर आप गैस रखोगे तो उसको ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, समझे ना, ज्यादा रैंडम मोशन करने की. रैंडमनेस ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा. तो अब इसमें चेंज इन वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? फिफ्थ में. सबसे कम किसमें हो रहा है? फर्स्ट में. का मतलब सबसे कम एंट्रोपी फर्स्ट में, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ में सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें चेंज इन वॉल्यूम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है. समझ में आई? तो इसका मतलब आंसर होगा ए. 53 का आंसर आएगा ए. 55, अ रिवर्सिबल refrigerator operates between a low temperature reservoir at TC and high temperature reservoir at TH. Its coefficient of performance is given by. coefficient of performance होता है efficiency eta. रेफ्रिजरेशन में efficiency होती है, efficiency सभी में सेम होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. ये होता है, ये मैंने बताया भी था आपको. कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैंने बताई थी और मैंने ये बोला था कि रेफ्रिजरेशन की इसके जस्ट अपोजिट होती है. अगर कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो उसमें होता है सेम आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं. अगर मैं रेफ्रिजरेशन की बात करता हूं तो आउटपुट जो होता है वो होता है विदड्रॉन हीट. जो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हीट जो विदड्रॉ की जाती है, समझे ना, एक्सट्रैक्ट की जाती है लो टेम्परेचर से, वो आउटपुट होता है, वर्क डन इनपुट होता है. कुछ मैं यहां इस प्रकार से ले डायग्राम बना सकता हूं कि यदि मेरे पास ये लो टेम्परेचर है, समझे ना, लो टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी, तो मुझे वर्क करना पड़ता है. अगर मैं लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकालना चाहता हूं, किसको देना चाहता हूं? हाई टेम्परेचर बॉडी को, तो मुझे सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा. यही मेरा इनपुट है. आउटपुट क्या है कि ये जो यहां से मैंने हीट निकाली. क्लियर? इसको मैं बोल देता हूं कि ये Q2 है और ये Q1 है. अब H से दर्शा देता हूं, लो हाई.
तो इसको लो लिख देता हूं, लो टेम्परेचर से निकाली गई हीट। हम जानते हैं, ये प्रूव किया जा सकता है, जो QH बाई QL होता है वो TH बाई TL के बराबर होता है। ये मैंने प्रूव भी किया था। कहां? कार्नोट इंजन की जो थ्योरी है वही रेफ्रिजरेशन की थ्योरी होती है, समझे ना? बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं इसमें भी। तो कार्नोट इंजन में जो Q1 बाई Q2 होता है वो T1 बाई T2 के बराबर आता है, ये प्रूव किया था मैंने। वही सेम प्रोसेस यहां भी फॉलो किया जा सकता है, सेम फंडा। तो बेटा यहां अब देखो, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो ये जो QH आएगा, जो हीट दी जा रही है हाई टेम्परेचर को, वो कुछ इस प्रकार से आएगी, QH बराबर W प्लस Q लोअर टेम्परेचर से निकाली गई हीट। आई बात समझ में? अब देखो यहां से ईटा रेफ्रिजरेशन बराबर लिखा जाएगा आउटपुट Q लोअर टेम्परेचर। जस्ट गिव मी सम मिनट। ओके, तो मैं यहां QH की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, तो W प्लस QL बाय QL मेरे पास आएगा, यहां देखो, ये यहां पुट कर देता हूं, TH बाय TL। तो इसको इधर W बाय QL बराबर TH माइनस TL माइनस 1, ये मेरे पास आया, यानी 1 अपॉन TH बाय TL माइनस 1 विल बी द efficiency of refrigeration. It means T lower temperature, TH minus TL will be our answer. And for this, the answer should be B, TC upon TH minus TC. Now we will talk about question number 57. A Carnot engine runs between a cold reservoir at temperature TC and a hot reservoir at temperature TH. You want to increase its efficiency of following, which change results in the greatest increase in the efficiency. The value of delta T is the same for all the changes. Okay, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे बताना है कि ABCDE इन 5 ऑप्शन में सबसे ज्यादा इफिशियंसी किस में आएगी। हर बार वो चेंज क्या कर रहा है कि डेल्टा टी से या तो लोअर टेम्परेचर को या हायर टेम्परेचर को चेंज कर देता है। हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन में जो इफिशियंसी होती है वो 1 माइनस TC बाई TH होती है, ये इफिशियंसी होती है। तो अब आप हर बार जो वो ऑप्शन A, B, C, D में कर रहा है, बोल रहा है, वो यहां अप्लाई करो। जैसे फॉर ऑप्शन ए के लिए मैं सॉल्व करता हूं। फॉर ऑप्शन ए, रेज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बाय डेल्टा टी। अगर मैं यहां TH को बढ़ाता हूं तो क्या ये ईटा बढ़ेगा? मुझे इफिशियंसी बढ़ानी है, तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए TH को मुझे बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? वैल्यू तो बाद में पुट करूंगा। अगर मैं TH को बढ़ाता हूं तो ये जो अमाउंट है ये कम होगा और 1 में से कमी ज्यादा होगी, समझे ना? देखो, अगर मैं TH को बढ़ाता हूं तो ये नीचे जो होगा ये अमाउंट बढ़ेगा, ये पूरा अमाउंट क्या होगा? घटेगा। तो कंप्लीट अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। फिर दोबारा बोलता हूं, ए ऑप्शन बोल रहा है रेज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बाय डेल्टा टी। मुझे इस TH को बढ़ाना है डेल्टा टी से, तो बताइए ईटा बढ़ेगा या घटेगा? देखो, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं बेस को तो ये अमाउंट घटेगा और ये अमाउंट घटेगा तो कंप्लीट बढ़ेगा क्योंकि ये माइनस है, तो इसका मतलब ईटा बढ़ रहा है। तो मुझे चेक करना चाहिए, मैं अब यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 माइनस TH अपॉन TC अपॉन TH, रेज द टेम्परेचर, बढ़ा देता हूं डेल्टा टी। ये ईटा ए ऑप्शन का है। अब इसको सॉल्व करते हैं। TH माइनस डेल्टा टी, ये इधर जाएगा, प्लस डेल्टा टी माइनस TC अपॉन TH प्लस डेल्टा टी।
और यहां से आएगा टी एच माइनस टी सी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एच प्लस डेल्टा टी, ये मेरे पास आया। अब इसी प्रकार से आप ऑप्शन बी के लिए लिखें। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है वो, रेज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बाय डेल्टा टी, यानी आप इसको बढ़ाते हैं डेल्टा टी से। अगर आप टी सी को बढ़ाते हैं तो आप ये पूरा अमाउंट घटा रहे हो, क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है। इसको बढ़ाने से घटना वाला टर्म बढ़ेगा, पीछे वाला टर्म बढ़ेगा, इसलिए घटाओ कम आएगा, रिजल्टेंट कम आएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको तो चेक ही मत करो। अब करते हैं सी की बात। लोअर द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बाय डेल्टा टी, इसको लोअर करो, ये वही बात होगी। इसको बढ़ाना मतलब इसको घटाना। अगर आप इसको घटाते हो तो भी ईटा घटेगा। इसको घटाने का मतलब ये पूरा अमाउंट बढ़ा रहे हो, और ये बढ़ाने का मतलब माइनस लिखा हुआ है, पूरा अमाउंट घटा रहे हो। तो आप सी को भी छोड़ दो। अब किसको काउंट करो? डी को। डी के लिए वैल्यू चेक करो और उस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करो। इसी प्रकार से आप ई के लिए भी ईटा ई कैलकुलेट करो। अब तीन अमाउंट आपके पास होंगे, ये उनकी कंपैरिजन करके देखो कौन सबसे बड़ा है, वही आंसर होगा। समझे? नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 60. It is a paragraph type. 5 moles of helium are mixed with 2 moles of hydrogen to form a mixture. Take molar mass of helium m1 बराबर 4 ग्राम and that of hydrogen m2 is equal to 2 ग्राम. The equivalent molar mass of mixture is, इक्विवेलेंट मोलर मास का फॉर्मूला ये होता है n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n3 so on अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ये इक्विवेलेंट मोलर मास का फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करो, वैल्यूज पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, द इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर इज, ये फॉर्मूला प्रूव कराया था मैंने लेक्चर में। इसका मतलब आप लेक्चर नहीं देखते हो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस प्रकार से निकाला जाता है n1 f1 प्लस n2 f2 एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब अगर आपको गामा मिक्सचर बताना है, इक्विवेलेंट गामा बताना है मिक्सचर का, तो वो क्या आता है 1 प्लस 2 बाई एफ मिक्सचर, ये फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप 60, 61 और 62 को सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस शीट में और भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।